हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मूव टू स्टडी चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीतिकाल को। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने हिंदी ग्रामर के साथ साथ हिंदी साहित्य की सीरीज़ को भी चालू कर रखा है। तो हिंदी साहित्य में अब तक हम लोग आदिकाल, भक्तिकाल को पढ़ चुके हैं। वहाँ से संबंधित मुख्य रचनाओं और कवियों के बारे में जानकारी हासिल हम लोगों ने पहले की वीडियो में कर ली है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीतिकाल को। तो चलिए बिना समय गवाए पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूला करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीतिकाल को। सबसे पहले जान लेते हैं रीतिकाल का समय। तो समय कब से कब तक है? 1650 से लेकर 1857। या फिर यदि हम बात करें रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो समय माना गया है वह माना गया है संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक। ये बात मैंने आपको पहली कक्षा में बता दी है। तो चलिए आगे जान लेते हैं। तो समय या तो आपको 1650 से 1857 लिखा मिलेगा जो कि ईस्वी में होगा। और अगर संवत में अगर हम बात करेंगे तो 1700 से लेकर 1900 का समय माना गया है रीतिकाल के समय को। चलिए कुछ इस काल के विषय में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। कहा गया है या थोड़ा सा हासिल ये यहाँ पर ये देखना है कि रीतिकाल को रीतिकाल किस किसने कहा और क्यों कहा है। तो यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं हिंदी साहित्य के संदर्भ में। कहता है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के समय को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे कला काल कहा है। देखो जिन जिन पर मैं अंडरलाइन करती जाती हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसने क्या क्या इसे नाम दिए हैं वो हमारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, मैंने ये नाम पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जो कि क्या थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य के कालों का विभाजन करा था और वह करा था 11 भागों में। तो इनका नाम मुख्य हो जाता है। इन्होंने क्या कहा है, इसे कला काल कहा, जो इस काल के कवियों की विशिष्टताओं को पहले के कवियों से अलग दिखाता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें मिश्र बंधु, पूछा जाता है मिश्र बंधुओं ने इसे किस नाम से बताया है, तो इन्होंने कहा है अलंकृत काल। ऐसी यदि हम बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा है और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा। ये चारों प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं अक्सर ही। तो याद रखिएगा, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने कला काल, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल और पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने इसे श्रृंगार काल नाम दिया है। अब जानते हैं रीति का अर्थ क्या होता है। तो देखिए रीति का अर्थ होता है पद्धति या फिर तौर तरीका या फिर परंपरा। ठीक है। आगे कहता है रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद आदि काव्यों के अंगों का विवेचन करते हुए इनके लक्षण बताते हुए रचे गए काव्यों की प्रधानता के कारण ही इस काल को रीतिकाल कहा गया। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि इस काल में रसों की, अलंकारों की तथा गुण इत्यादि की और नायिका भेद की मुख्य रूप से जो विवेचना की गई मुख्य रूप से इसी काल में की गई है। आगे कहता है रीति ग्रंथों, रीति काव्य तथा अन्य प्रवृत्तियों के कवियों की रचनाओं में भी श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल भी कहा गया है। याद रखिएगा, ये श्रृंगार जो शब्द है अधिकतर वर्तनी शुद्धि में पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। कहते हैं इसके अतिरिक्त इस काल को अलंकृत काल और कला काल भी कहा गया, जो कि मैंने आप सभी को ऊपर बता ही दिया है। आगे कहता है लेकिन रीतिकाल का नाम ही सबसे ज़्यादा अधिक और उपयुक्त माना गया, तो इसी कारण इसे रीतिकाल के नाम से उपमा दी गई है, जो कि माना है किसने, जो कि माना है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, ये बात आपको सभी को ध्यान रखनी है। अब आगे जान लेते हैं इसे कितने भागों में बांटा गया। तो मुख्य रूप से 3 भागों में। देखो ये प्रश्न बनता है आपका, याद रखिएगा कि रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है या कितने वर्गों में बांटा गया। तो 3 वर्गों में बांटा गया। 3 वर्ग कौन कौन से हैं, तो इन्हें भी हम देख लेते हैं। पहला है रीति ग्रंथ कार काव्य या लक्षणबद्ध कवि जिसे कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं रीतिबद्ध कवि। ठीक है, इसे नाम को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है जिन कवियों ने रीति ग्रंथों अथवा लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया तथा अपने ग्रंथों में बताए गए काव्य सिद्धांतों के लिए काव्य लिखा है, वह कौन कौन से हैं, तो केशवदास है, मतीराम है, देव है और चिंतामणि है। यानी कि मुख्य रूप से रीतिबद्ध कवियों में इन कवियों का नाम सम्मिलित है। अगला कहता है कि रीति सिद्ध कवि कौन कौन से हो जाते हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन सा कवि रीतिबद्ध है या रीति सिद्ध है या रीति मुक्त है। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी। कहते हैं ऐसे कवि जिन्हें रीत शास्त्र का ज्ञान है और वे रीति परंपरा का पालन भी करते हैं, परंतु रीति ग्रंथ ना लिखकर सीधे काव्य की रचना करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से नाम आता है बिहारी लाल का। ये नाम आपको याद रखना, मुख्य रूप से विशेष। और यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है बिहारी लाल
कौन से काल के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के आधुनिक काल। तो ये प्रश्न यहाँ से अधिकांशतः बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा रीति मुक्त कवि। कौन कौन से हैं जरा जान लेते हैं। कहते हैं ऐसे कवि जिन्होंने रीति परंपरा को नहीं माना बल्कि स्वतंत्र काव्य की रचना करी, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया। कहने का अर्थ ये है कि जो परंपरा या रीतियाँ जो पुरानी चली आ रही थी, इन्होंने क्या करा? इससे बाहर निकल कर अपने काव्य को लिखना प्रारंभ करा, जिसमें नाम आता है घनानंद का, पौधा का, आलम का और ठाकुर का। अब ऐसा नहीं कि ये ही राइटर हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे राइटर्स हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी वह यही है। ठीक है, चलिए आगे जान लेते हैं। अब जानते हैं कि इसके अलावा भी इनमें क्या है, इसी समय में और कई काव्य धाराएँ विकसित हुई थी, जिनमें नाम आता है नीति काव्य का, भक्ति काव्य का और वीर काव्य का। देखो यहाँ से अगर टिपिकल बनाना होगा एग्जामिनर को क्वेश्चन, तो वह ये डाल सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सी शाखा रीति काव्य या रीति काल से संबंधित है। तो ये तीनों शाखाएं भी किस समय हुई थी या किस समय इनका उजागर हुआ था? तो वह भी हुआ था रीति काल में। नाम याद रखने हैं आप सभी को। तो चलिए अब जान लेते हैं मुख्य रूप से रीति काल की परिस्थितियों के बारे में। आज मैंने इस PDF में भूमिका रखी है काल की। ये इसलिए रखी है ताकि आप इस काल की विशेषताओं को, इस काल में घटित होने वाली परंपराओं को या उस समय की घटना विशेष को जान पाएँ। तो एक रीडिंग लगा लेते हैं इसकी, ताकि ये सारी भूमिका आपके सामने प्रदर्शित हो जाए, ताकि आप उससे खुद को रिलेट कर पाओ समझने के लिए। चलिए पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में वर्ष 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक का समय किसका माना गया है? तो वह रीति काल का माना गया। यह काल समृद्धि और विलासिता का काल है। देखिएगा, इस पंक्ति को याद रखिएगा, ऐसी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं अक्सर परीक्षाओं में। नेक्स्ट कहता है श्रृंगार की अधिकता इस युग के जीवन और साहित्य दोनों में स्पष्ट दिखती है। कला वासना पूर्ति, जिसमें आकांक्षा, इच्छा, कामना को पूरा करने का साधन बनी और नारी उसका क्या बनी? आधार बनी। देखिएगा, इस लाइन को याद रखिएगा, ऐसी पंक्तियाँ यहाँ से अक्सर बन जाती हैं। कहा जा सकता है कि प्रेम किरणों और नायक नायिका भेद का जो विविधतापूर्ण चित्रण इस काल की कविताओं में मिलता है, वह तत्कालिक परिस्थितियों को दर्शाता है। अब तत्कालिक परिस्थितियाँ क्या थीं उसे समझते हैं। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थीं? राजनीतिक दृष्टि से यह 200 साल, याद रखिएगा इसे, 200 साल का समय मुगल काल में शाहजहां से लेकर लॉर्ड हार्डिंग तक का समय है। तो यानी कि ये जो समय रहा है, ये ही क्या माना गया? ये रीति काल का समय माना गया, जिसमें शाहजहां की सुंदर कला प्रियता का युग भी है और औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के कत्ले आम और निशंसता की घटनाएं भी इसी काल में क्या हुई थी? घटित हुई थी। देखो, इस भूमिका को अच्छे से समझना कि हम रीति की ओर क्यों बढ़े। अंग्रेजों की कूटनीति चालों का समय भी यही था। छोटे छोटे राज्यों, सरदार सामंतों का इस परेशानी में अंग्रेज शासकों की अधीनता स्वीकार कर आंखें मूंद कर दरबारी विलासिता में मस्त जीवन व्यतीत करने की कहानी भी इसी काल की कहानी है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि इस समय जो मुगल साम्राज्य था उसका पतन हो रहा था और अंग्रेजी साम्राज्य, यूरोपियन कंपनी का उदय हो रहा था, और जो जनता थी वह इन सबके अत्याचारों से पीड़ित थी। ठीक है, कहा आगे कहता है इस काल के कवि इन विलासी रजवाड़ों के दरबारों में रहकर आश्रयदाताओं का मनोरंजन कर रहे थे। जितने भी कवि उस समय हुआ करते थे, तो आप देखेंगे आप राजाओं की प्रशंसा कर रहे हैं वो, और इसके साथ साथ दरबारी जो भी नृत्य इत्यादि हो रहे हैं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, नायिकाओं की प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी गुणवत्ता गा रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये, क्योंकि उन्हें दरबार में रखा ही इस कारण जाता था ताकि वह इस कार्य को करे, और कोई उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। राजमहलों में नाच, रंग, मदिरा पान का ही बोलबाला था। विलासितापूर्ण जीवन इसे ही कहा जाता है। ठीक है, आगे याद रखिएगा, इस पंक्ति को याद रखिएगा। ठीक है, ये पंक्ति यहाँ से पूछी जाती है अधिकांशतः, और ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। कहता है सुरा, सुराही और सुंदरी के राज में विलासी जीवन से उत्पन्न कविता श्रृंगारिक कविता बनती गई। ये पंक्ति याद रखिएगा, ये पंक्ति अक्सर बन जाती हैं यहाँ से। अगले कहते हैं सामाजिक परिस्थितियाँ क्या रहीं। राजनीतिक तो हमने जान लिया, अब सामाजिक को भी थोड़ी सी दृष्टि कर लेते हैं और उसके बाद हम सीधे आएंगे कवियों पर। कहता है सामाजिक दृष्टि से यह काल घोर पतन का युग रहा है। घोर पतन का युग, यह सामंतवादी युग था जो सामंतवाद के अपने सभी दोषों से युक्त था। नीचे वर्ग के लोगों को राजा मात्र अपनी संपत्ति मानते थे, जिनका अस्तित्व केवल उनके लिए, उनकी सेवा करने के लिए ही था। नारी को अपनी संपत्ति मानकर उसका भोग इनके जीवन का मूल मंत्र हो गया था। इसी कारण उस समय की नारी, क्यों श्रृंगारिक भी इसीलिए कहा गया क्योंकि नारी की विशेषता, गुण और शारीरिक बनावट, या हम कह सकते हैं खूबसूरती का वर्णन यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। सुरा और सुंदरी
राजा और प्रजा के लिए महत्वपूर्ण हो गए थे। नैतिक मूल्यों का पूर्ण अभाव था। अब अभाव क्या क्या था, देखो नैतिक मूल्यों का पूर्ण अभाव था। चिकित्सा, शिक्षा, संपत्ति रक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। धर्म स्थान भ्रष्टाचार और पापाचार के केंद्र बन गए थे। यानी कि कहने का अर्थ इसी कारण कह रहे हैं कि यहाँ पतन का, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपने पहली पंक्ति देखी कि क्या बोला यहाँ पे, सामाजिक दृष्टि से काल घोर पतन का युग था। यानी कि इस समय का जो काल था वो पतन की ओर जा रहा था। ठीक है, तो एक छोटी सी भूमिका मैंने बताने की कोशिश करी है कि इस कारण से इसे रीतिकाल का नाम दिया गया। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। देखो रीतिकाल 1650 से 1857 तक का समय है। क्या कहा जाता है, ग्रेयसन ने इसे क्या कहा, कला काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नाम दिया है और विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा है। अर्थ की बात करें तो अर्थ कहा गया पद्धति या रीति रिवाज। ठीक, इसके अलावा यदि हम बात करें कितने वर्गों में बांटा गया, तो 3 वर्गों में बांटा गया। इसे कौन कौन से, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है और रीति मुक्त है। अधिकांशतः रीति सिद्ध में कवि जो है बिहारी लाल, इन्हें पूछा जाता है यहाँ से कि बिहारी लाल कौन सी शाखा के कवि है, तो रीति सिद्ध के। ये क्वेश्चन यहाँ से हमेशा ही बनता आया है। अगला क्या कहता है, 3 इसमें और काव्य शाखाओं का विकास हुआ था। ये तीनों मैंने आप सभी को बता दी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताएंगे, इसकी परिस्थितियाँ बताई गई हैं कि उस समय की परिस्थितियाँ कैसी रही थी, समाज की और राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी रही थी, जिस कारण से इसका नाम रीतिकाल रखा गया। चलिए अब जान लेते हैं इससे संबंधित मुख्य कवि कौन कौन से, उनकी रचनाएं कौन कौन से, जो कि हमारी परीक्षा के लिए हमेशा से उपयोगी रही हैं। जिसमें पहला नाम आता है केशव दास का। इनकी रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये दोनों रचनाएं बहुत अधिक पूछी जाती है, और रामचंद्रिका। ठीक है, ये तीनों जो इनकी रचना है बहुत, एक यहाँ पे जहांगीर जस चंद्रिका, ये भी लिखिएगा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि पूछी जाती है। चलिए अगले राइटर की ओर बढ़ते हैं। अगले हैं चिंतामणि त्रिपाठी। इनकी कवि कुल कल्पतरु और पिंगल। ठीक है, कवि कुल कल्पतरु ये रचना बहुत पूछी जाती है। मैंने लिखी ही शॉर्ट है, मैंने ज़्यादा ऐड ही नहीं करी, जो एक्स्ट्रा है वो मैंने ऐड ही नहीं करी। ऐसा नहीं है कि एक राइटर ने केवल मात्र एक ही रचना दी है, और भी बहुत सारी हैं। अगला है सेनापति और सेनापति के काव्य कल्पद्रुम। ये दोनों इसीलिए पूछी जाती है क्योंकि दोनों नाम कैसे लगते हैं, ऐसा लगता है मिलते में एक ही के। चिंतामणि की है कवि कुल कल्पतरु और सेनापति की काव्य कल्पद्रुम। दोनों को याद रखना, दोनों ही पूछी जाती हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नाम है मतीराम का। मतीराम की जो आती है मतीराम सतसई, ये इंपॉर्टेंट है इनकी। ठीक है, ललित ललाम और रसराज, ये ललित ललाम भी पूछी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रसराज इतनी नहीं आती, लेकिन ललित ललाम और मतीराम ये दोनों रचनाएं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है भूषण, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। शिवराज भूषण, शिवा बामणी और छत्रसाल दशक, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इससे अलावा मैंने एक्स्ट्रा लिखी ही नहीं है। नेक्स्ट है आचार्य देव, जिनकी शब्द रसायन है और भाव विलास है। और सबसे ज़्यादा अगर रीतिकाल में पूछी जाने वाली रचना है वो है बिहारी जी की, जो कि है बिहारी सतसई। यहाँ पे पूछे जाते हैं इसमें क्या है, तो इसमें है दोहे। और कितने हैं, 719 दोहे हैं किसमें, बिहारी सतसई में। याद रखिएगा इस बात को, 719 संख्या ये बहुत पूछी जाती है और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो नाम है वो है घनानंद का। घनानंद की रचना है सुजान सागर, सुजान रागमाला और प्रेम सरोवर। सुजान सागर बहुत पूछी जाती है। सुजान कौन थी, तो सुजान इनकी प्रेमिका थी। एक बहुत बड़ी कहानी है, कभी मौका मिलेगा कभी आगे बताएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे रचनाएं याद रखिएगा कि सुजान सागर, सुजान रागमाला और प्रेम सरोवर इनकी मुख्य रचनाओं में गिनी जाती हैं। नेक्स्ट नाम है बोधा का। बोधा की याद रखिएगा इशकनामा, ये रचना बहुत बार पूछी जा चुकी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे ही राइटर इंपॉर्टेंट लिए हैं, मैंने राइटर यहाँ पे लिए नहीं, इसलिए इस सारे पोर्शन को इंपॉर्टेंट मान के याद करिएगा। मात्र 10 कवि मैंने यहाँ पर उठाए, एक्स्ट्रा मैंने उठाए नहीं, जहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं। और आखिरी जो है वो है भिखारी दास, जिनकी काव्य निर्णय और रस सारांश है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक मेरा प्रयास था रीतिकाल को डिफाइन करने का। कोशिश यही रहती है कि मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातें आप तक पहुँचा पाऊँ। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को सबको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।